सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एमजे क्लासेस पे। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो बिल्कुल जी हाँ आपके लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का तीसरा भाग है। इससे पहले मैंने 2 भाग आपको बता दिया है, जिसमें मैंने आपको ठोस को डिफाइन किया है, कितने टाइप्स के होते हैं, और जो क्रिस्टली ठोस होता है कितने प्रकार के होते हैं, बाकी सारी चीज़ें। अगर आपने पहले वीडियो वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसका नोट्स तैयार करते रहिए, तभी ये वीडियो आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्रिस्टली ठोस की संरचनाएं। ठीक है, यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो क्रिस्टली ठोस होता है उनकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमको 3 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, क्रिस्टल जालक, सेकेंड क्या है, एकक कोष्टिका, तीसरा क्या है, जालक बिंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक होता क्या है? तो सर देखिए, क्रिस्टल जालक यानी स्पेस लैटिस, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भी सॉलिड है उसका जो डायमेंशन होता है, 3D डायमेंशन, कैसे वो पैटर्न में तैयार होता है, उसके बारे में हम लोग ये जानकारी यहाँ पे लेते हैं। सीधा सा कहने का मतलब ये कि सपोज करो हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। क्यूब यानी घन। अगर ये हमारे पास एक घन है, ठीक है, इस घन का रिपीटेशन जब बार बार होता है, यानी अगर मैं इसको ऐसे और ही बनाता रहूंगा, फिर ये ऐसे आगे की ओर जाता रहेगा। अब ये तो देखिए सिर्फ एक रैंडमली एक एक्सिस पे है। ठीक है, यानी ये आपका एक वे में हो गया, आपका ये इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके नीचे भी, और इसके इधर साइड में भी, और इसके पीछे साइड में भी। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे बनते रहेंगे तो ये हमारा क्रिस्टल जालक होता है। या अगर इसको लिखना होगा, अगर आपको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि बिंदुओं का वह त्रिविम, बिंदुओं का वह त्रिविम पैटर्न जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों, जो क्रिस्टल में उसके घटक कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, वही हमारा आपका क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एकक कोष्टिका की। एकक कोष्टिका क्या होता है? ये जो हमारा क्रिस्टल जालक है, ठीक है, ये क्रिस्टल जालक बन रहा है क्या, कणों से। अब अच्छा, ये आपके मन में आ रहा है सर कण कहाँ पे होंगे? तो देखिए, कण जो होगा वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, कोने पे तो प्रेजेंट होंगे हर में। ठीक है, हो सकता है इधर ये इसके फेस पे हो। चलो अभी वो बातें हम लोग डिस्कस किया जाएगा कौन कौन सा कंडीशन में कहाँ कहाँ पर होता है। और जो सेकेंड बात करते हैं वो क्या, एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल यानी जो इसका एक भाग होता है, जो सबसे छोटा भाग होता है। यानी अगर एक सबसे छोटे क्यूब को ले लेते हैं हम लोग, सिर्फ एक क्यूब को, तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। और जहाँ पर सारे आपके क्या होते हैं, एटम या अणु जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट सेल या फिर एकक कोष्टिका। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा कण जिसके बार बार रिपीटिशन करने यानी बार बार दोहराने के वजह से आपका क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्टिका या फिर यूनिट सेल कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब बात करते हैं जालक बिंदु की। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, जालक बिंदु की। जालक बिंदु क्या होता है? जालक बिंदु को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो देखिए, आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल जालक, ये क्रिस्टल जालक है ना, क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहा जाता है। बहुत आसान है, क्या करना है, क्रिस्टल जालक, जो हमारे पास क्रिस्टल जालक है, तो इनमें जो जो बिंदु हैं उन्हीं बिंदुओं के हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिटन फॉर्म में लिख लीजिएगा, अपना नोट्स तैयार करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको लगे हाथ यही बता दे रहा हूँ कि जैसे सपोज करो ये अपने पास क्या है, एक यूनिट सेल यानी एकक कोष्टिका है। ठीक है, इसमें आपका देखिए यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये जो लेंथ है हम लोग इसको क्या मानते हैं, ए ले लेंगे, और यहाँ से ये जो लेंथ है
ये हमारा क्या हो जाएगा b, और ये जो लेंथ है वो हो जाएगा c। अच्छा अब देखिए जो b और c के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, ठीक है। और जो c और a के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम लोग बीटा। और जो a और b के बीच में बनता है उसे बोलते हैं क्या, गामा एंगल कहते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी के बेस पे अभी हम लोग कुछ ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि जो यूनिट सेल होता है यानी एकक कोष्ठिका कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए जो हमारा एकक कोष्ठिका होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला आपका साधारण घन एकक कोष्ठिका, इसे बोलते हैं हम लोग SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सेकेंड क्या होता है हमारा केंद्रित घन एकक कोष्ठिका। अब ये जो हमारा सेकेंड वाला होता है ये 3 भाग में डिवाइड होता है, फलक केंद्रित या इसे बोलते हैं FCC, काय घन एकक यानी ये बॉडी सेंटर क्यूबिक, और हमारा होता है अंतः केंद्रित घन एकक कोष्ठिका एज क्यूबिक, एज सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो अब हम लोग इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साधारण घन एकक कोष्ठिका की। दरअसल जो हमारे पास यूनिट सेल है, अभी हम लोग अभी जान रहे थे कि सर जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का मतलब क्या कि सर एक हमारे पास घन है, उस घन को हम लोग ये बना लिए, ठीक है। जब जो हमारे पार्टिकल रहेंगे, ठीक है, जो पार्टिकल है यानी जो कण है, जब वो कहाँ पे रहेंगे, सिर्फ कोने पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोने पर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितने कोने हैं आपका, ठीक है, वहां पर रहेगा, कॉर्नर पर रहेगा, कोने पर रहेगा। तो हम बोलेंगे कि भैया ये क्या हमारा साधारण घन एकक कोष्ठिका है, ठीक है। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जब यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका में जो अणु है या फिर आयन है या आपके परमाणु है, ठीक है, यानी सिंपली बोले तो अवयवी कण वह कोनों पर रहेंगे तो उसे बोलेंगे क्या, साधारण घन एकक कोष्ठिका या SCC, ठीक है बात ये। तो सेकंड की बात करते हैं केंद्रित घन। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वाले केस में ये होता है कि आपके कोने पर तो रहेंगे लेकिन कोने के अलावा कहीं और रहेंगे, तो उसको बोलते हैं केंद्रित घन एकक कोष्ठिका। अब इसमें 3 तरीके से हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है, पहला FCC। FCC का मतलब होता है फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो आपका फेस की बात करते हैं। जैसे सपोज करो आपका एक रूम है, तो देखो रूम इधर से एक दीवार रहेगा, एक इधर से, एक जमीन से, एक इधर, एक ऊपर, तो पूरा कितने हो गए 6। तो वही देखो ये आपका क्यूब है, वही एज्यूम करो कि आपका रूम है, ठीक है, वो क्यूब है इस टाइम। क्यूब का मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर है। क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो अपने पास है। अब देखो जो सामने ये वाला दीवार, ये वाला दीवार और ये इसको बोलते हैं फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक होता है हमारा, ठीक है, यानी फेज होता है। तो कितने फेज हो गए, तो सर देखिए एक फेज इधर हुआ, 2 फेज यानी फलक इधर हुआ, 3 इधर वाला, चौथा यहाँ, 5वां ऊपर और 6वां क्या होगा नीचे। तो कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो यानी देखो ये इधर किनारे वाला, एक इधर किनारे वाला, एक इधर किनारे वाला, मतलब एक इधर होगा, एक क्या होगा इधर लगेगा, एक इधर, इधर का मतलब इधर, और ये पीछे है, और एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाला देखो ये दरअसल ये 2D डायग्राम है, ठीक है। तो समझिएगा ये एक 2D डायग्राम है, आप अपने से रियल में समझिएगा कि क्या होता है। रूम आपका है, आपका छत, आपका ज़मीन, आपके चारों साइड का जो बाउंड्री है उनके बीच में कहीं लगा हुआ है, ठीक है, उन्हें ये फलक कहते हैं। तो 6 फलक होते हैं यानी ये 6 जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका कहेंगे। अच्छा अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड क्या है, काय घन एकक कोष्ठिका यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें क्या होगा आपका, देखो ये कंडीशन तो फिक्स है, आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते हो कि सर जो हमारा आपका जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो कोने पर तो रहेंगे, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि आपका एक इस बॉडी के अंदर रहेगा। मतलब ये जो बॉडी, ये हमारे पास घन है यानी जो आपका रूम है, रूम के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। और रूम के अंदर कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो इसके बिल्कुल बीच में कहीं पे क्या होगा, कहीं भी हो सकता है, जरूर नहीं कि बिल्कुल बीच में हो, इधर भी हो सकता है, उधर भी हल्का सा, ठीक है। तो एक आपका इसमें होता है। अब हम बात करते हैं अंतः केंद्रित घन एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कॉर्नर के अलावा का मतलब ये हुआ कि सर कॉर्नर पे यानी यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है।
ये जितने भी कॉर्नर रहेंगे यानी 8 कॉर्नर है तो 8 पे रहेगा, ये बात तो फिक्स है। लेकिन 2 अपोजिट फेस पे रहेगा, यानी 2 अपोजिट फलक, यानी देखो जो हमारा घर था एक ये 4 6, ठीक है, हो सकता है कि एक यहाँ पे ये आपके पार्टिकल रहे, कर्ड रहेगा, ठीक है, या हो सकता है अगर ऊपर रहेगा तो नीचे रहेगा, या हो सकता है कि ऐसे रहे सामने, लेकिन 2 ही रहेगा, वो भी अपोजिट, यानी अगर एक ऊपर रहेगा तो एक यहाँ, अगर यहाँ पे रहेगा तो इधर रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जब रहेंगे तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, ECC, यानी अंतः केंद्रित घन एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर है। तो चलिए इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, इसको फिर हटाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल निकाय। जो हमारे क्रिस्टल निकाय है वो हमारे स्पेशली हमको 7 का यूज़ करना है। तो ये जो 7 आपके क्रिस्टल निकाय हैं उनके जो एकक सेलों के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। तो अपने को पता है कि सर एकक सेल का सीधा मतलब क्या है कि ये हमारे पास एकक सेल है, ठीक है। इसमें हम लोग किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं, क्या क्या हमको पता है कि सर ए, ये बी, ये सी, ये इसके सामने वाला एंगल क्या था आपका अल्फ़ा, इसके सामने वाला बीटा, ये आपका क्या था गामा। तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, इनके वजह से जो एकक सेल होते हैं वो कैटेगराइज किया गया है, वो कितने टाइप्स के, 7 टाइप्स के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, वो देखिए क्या क्या कंडीशन होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पहले की, वो क्या है, क्यूबिक। तो क्यूबिक के लिए देखिए ये कंडीशन होता है कि क्यूबिक में वो जो हमारा तीनों ए और बी और सी होता है, जो तीनों की जो लंबाई होती है वो बराबर होता है, और जो इनका जो एंगल होता है यानी अल्फ़ा बीटा गामा वो सब के सब 90 डिग्री होते हैं। फिर उसी तरह से टेट्रागोनल में क्या होता है, ए बराबर होगा बी के, लेकिन सी क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर रहेगी लेकिन उसकी ऊंचाई क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है, एंगल आपका ये 90 रहेगा, ठीक है, तीनों बराबर रहेंगे। उसी तरीके से आर्थोरोम्बिक है। तो आर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ये तीनों के तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो रहेंगे वो बराबर नहीं रहेंगे, लेकिन जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, वो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। फिर मोनोक्लिनिक है। तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों आपके बराबर नहीं रहेंगे, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग रहेगी, लेकिन यहाँ पे एंगल जो होगा अल्फा और बीटा वो तो 90 डिग्री रहेगा, लेकिन जो गामा रहेगा वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वैसे ही ट्राइक्लिनिक हो गया। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होंगी और न ही उनके एंगल आपस में कोई बराबर होगा, ठीक है। फिर वैसे ही रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा कि जो इनकी लंबाई रहेगी, जो कोरों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो तो बराबर रहेगा, लेकिन और ये अल्फा बीटा गामा इन उनके एंगल भी बराबर रहेंगे, लेकिन वो 90 नहीं होंगे, कुछ और हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होंगे 90 के, ठीक है। और इसका आखिरी वाला क्या है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के केस में क्या होता है, जो ए रहेगा वो बी के बराबर लेकिन सी के बराबर कोई नहीं रहेगा, और इनमें अल्फा बीटा तो 90 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ गामा का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा क्या है जिसमें आपका ए बी सी तीनों बराबर है और इनका एंगल 90 है, या फिर कोई भी ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और उसमें कंडीशन ये देगा कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं होते, तो वो कौन सा निकाय है या सिस्टम है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लिनिक बोल देंगे, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटा के अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट पैड में लिख लीजिएगा कि जो हमारे एकक कोष्ठिका होते हैं टोटली 14 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। और वो 14 कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो देखो वो जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक में हमको SCC, FCC और BCC टाइप के मिलते हैं। फिर अगर हम टेट्रागोनल में देखेंगे तो हमको SCC और BCC मिलता है इसमें से, और अगर हम ऑर्थोरोम्बिक में देखते हैं तो इसमें SCC, FCC, BCC और ECC मिलता है, ठीक है।
अगर हम मोनोक्लिनिक में देखते हैं तो SCC और ECC मिलता है, और ट्राई क्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और आपका हेक्सागोनल में आपका SCC ही सिर्फ मिलता है। तो ये पूरे 14 होते हैं। काउंट करके देख लेते हैं। तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, तो पूरे हमारे 14 एकक कोशिका पाया गया। ठीक है, कुल मिला जुला के इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, तो चलिए अब इसको हटाते हैं। अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा इसके आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कणों की संख्या की गणना एकक कोशिका में। यानी एकक कोशिका यानी जो हमारा आपका, जैसे अगर नॉर्मली अगर इसको देखें, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका बोल रहा है कि जब जो हमारे कण रहेंगे अगर कोने पर रहेंगे, यानी अगर कोई पार्टिकल जो कि कोने पर प्रेजेंट है, तो वहां पर उसका कितना भाग इस यूनिट सेल में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी घुला हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो कि नंदलाल सर के द्वारा हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को देखिएगा, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग, पहले एक यूनिट सिंपल यूनिट सेल का कैलकुलेशन हम समझ लेंगे तो हम सभी प्रकार के जो यूनिट सेल है उसमें कितने एटम आएंगे समझ सकते हैं। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक बुक है, आपका एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल यहाँ पर हम रख दिए, तो इस एक लेयर में मैंने 4 यूनिट सेल रख दिया है, 1 2 3 4, और इसके कॉर्नर में, चारों के कॉर्नर की जगह पर हमने एक एटम यहाँ पर रख दिया। तो ये एटम एक प्लेन में 4 एटम के लिए कॉमन है। यदि इसके ठीक ऊपर सभी यूनिट सेल के ऊपर एक एक यूनिट किताब यानी यूनिट सेल यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें और यहाँ रख दें, तो टोटल कितने यूनिट सेल हम रख दिए इस एटम के चारों तरफ? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी ये एटम, कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा है, या ये आपका कितने भाग से मिलके बना हुआ है? 8 भागों से, यानी एक सिर्फ यूनिट सेल में कितना इसका भाग रहा होगा? 1/8। समझ में आ गई बात ये? यानी ये 8 क्यूबिक सेल जब मिले होंगे तब ये जो एक हमारा अणु है ये पूरा कंप्लीट बना होगा। ठीक है, तो यानी अगर सिर्फ एक यूनिट सेल में पूछा जाएगा कितना पार्ट इसका है, तो हम क्या बोलेंगे? 1/8वां हिस्सा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हो गई हम लोग की किसकी? जब हमारा कण कोने पर होगा, मतलब कि इसमें 1/8वां हिस्सा होगा। अच्छा, जब बात करते हैं किसी फलक पर हो, किसी फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो कोई भी एक फलक ले लो। चलो मैंने इधर वाला साइड ले लिया। आपको मैंने बताया था कि जो ये होते हैं इसमें आपका यूनिट सेल टच करता जाएगा, यानी अगर एक यूनिट सेल ऐसे रखा हुआ है तो दूसरा उसके पास होगा, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके आगे पीछे। ठीक है, लेकिन अगर हम एक फलक की बात करते, मान लो अगर इस फलक की बात की, इस फलक पे हमारे पास एटम रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो फलक होगा कितने यूनिट सेल से टच में रहेगा? भैया ये वाला फलक एक और यूनिट सेल रखेंगे तो इसके ही फलक से बस टच होगा, यानी ये दो यूनिट सेल से टच में रहेगा। ठीक है, 2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका ये 2 से मिलके 1 बन रहा है, या 8 लोगों से मिलकर के 1 बन रहा था, और इसमें क्या होगा? 2 लोगों से मिलके 1 बनेगा। ठीक है, अब बात करते जब किनारे पर हो, किनारे का मतलब यहाँ पर हो, यानी इधर साइड में। ठीक है, तो जब इधर साइड में रहेगा, जब भैया एकदम किनारे रहेगा, तो देखो ये जैसे सपोज करो ये रूम है। ठीक है, ये आपका इधर का दीवार है, ये ऐसे है। अब अगर आप इसको यहाँ पर रखोगे तो इधर से भी कोई आएगा, उससे भी टच रहेगा, इधर से भी कुछ रहेगा, उससे भी टच करेगा, इधर से भी, यानी ये टोटली 4 साइड से टच होगा। यानी इसका एक भाग बनने में कितने एक यूनिट सेल मिल रहे हैं? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 1/4। ठीक है, अब बात करते हैं जब कण अंदर हो, यानी अगर हमारा यूनिट सेल ये है, तो ये जो पार्टिकल यानी जो कण है इसके अंदर है। अब इसके अंदर है तो ये कितने लोग से संपर्क में आ रहा है? किसी के संपर्क में नहीं आ रहा है, वो तो सिर्फ इसके अंदर ही है, यानी वो सिर्फ
एक ही यूनिट सेल में यूज हो रहा है, यानी यह आपका क्या होगा, एक होगा। भूलिएगा नहीं कि सर कणों की जो संख्या होगा हमें एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका मतलब एक यूनिट सेल में निकालना है। तो जब कण के कोनों पर होंगे तो कितना भाग होगा, 1/8 भाग होगा। जब कण फलक पर होगा तो कितना भाग होगा, 1/2 होगा। जब कण किनारों पर होगा तो कितना होगा, 1/4 भाग। और जब कण अंदर होगा तो वो सिर्फ एक यूनिट सेल का ही यूज हो रहा है, यानी वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो कणों की संख्या है वो SCC में निकालते हैं, FCC में निकालते हैं और BCC में निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं SCC की बात बता रहा हूँ। तो देखो SCC का मतलब क्या होता है, एक यूनिट सेल रहेगा और इसमें आपके कोने पर इसके एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बात क्लियर है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इसके जितने भी कण रहेंगे वो इसके कोने पर प्रेजेंट रहेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एक यूनिट सेल में एक कण है वो कितने लोग से जुड़ा हुआ है, 8 लोगों से। तो इसका कितना भाग जा रहा है, देखो यहाँ पे कितने हैं वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कण है। और हर एक जो कण है वह कितने यूनिट सेल से जुड़े हुए थे, तो 8 जुड़े हुए थे, यानी हम लोग 1/8 हिस्सा लगा रहे थे। यानी इसके अंदर ये जो एक जो हमारे पास कण है वह इस यूनिट सेल से कितना इसका भाग जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 1/8वां हिस्सा। यानी हम क्या करेंगे, 1/8वां हिस्सा, यानी ये हमारा सॉल्व हुई कितना आ जाएगा, 1। यानी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 8 पार्टिकल है, ठीक, कण है। और इसका एक जो कण है एक यूनिट सेल में उसका कितना भाग जुड़ा हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1/8वां हिस्सा जुड़ा होता है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग FCC की बात करते हैं। तो FCC के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये आपका FCC का स्ट्रक्चर है और इसमें ये क्या होता है, एटम कोने पर तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन साथ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके फलक पे। तो मैंने भी आपको बताया कि जो फलक होता है, एक आपको पता है कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और एक फलक की बात करते हैं तो इस पे कितने एटम थे, 1, और उसका कितना भाग अंदर मतलब टच में था, कितने लोग से, 2 लोग से। यानी एक जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसका 1/2 ही भाग एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तो एक इधर होगा और एक पीछे वाले हिस्से में और एक नीचे वाले में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 8 कॉर्नर पे है तो ये तो रहेगा ही, प्लस अब 6 आपके क्या है, फलक पे है। और मैंने भी बताया कि जो फलक पे होंगे, एक फलक जो आपका कण होगा वो कितने यानी कितने यूनिट सेल जुड़ेगा, वो 2 यूनिट सेल से जुड़ेगा। यानी 2 यूनिट सेल में एक कणु है। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1/2 होगा। तो इसलिए 1/2 भाग क्या होगा, इसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये देखो, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये कट के कितना आ गया, 3, और ये कितना हो जाएगा, 4। यानी FCC में जो अणु हमारे टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, 4, और SCC में कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब बात करते हैं BCC में। तो BCC के लिए अपने को डायग्राम पता है कि सर ये आपका एक यहाँ पर रहेगा और एक बिल्कुल बीच में रहेगा अंदर, और वो कितने लोग से जुड़ा रहेगा, 1 लोग से। ठीक है, तो उसमें जब निकाला जाएगा तो क्या होगा, 8 गुणे 1/8 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए ये हमारा क्या है, कणों या फिर अणुओं की जो संख्याएं हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास SCC में कितने होते हैं, 1 होते हैं, FCC में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और BCC में आपके 2 होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अच्छा, एक इस पे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, एक क्वेश्चन बता के आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। NCERT का है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक घनीय ठोस 2 तत्वों P तथा Q से बना है। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आ सकते हैं इस टाइप के, इसलिए ध्यान से देखिएगा। घन के कोनों पर Q, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, घनीय ठोस बोल रहा है, इसका सीधा मतलब कि हमारे पास कोई भी एक घन होगा, घन को मैंने ऐसे पहले आपका बना दिया। ठीक है, घन बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 तत्व P और Q है। बोल रहा है घन के कोनों पर Q, घन
कि कोनों, कोनों का मतलब यहाँ पर क्या है आपका Q है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जितने भी कोने हैं वहाँ पर क्या है Q है, ठीक है। परमाणु एवं अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र का मतलब बॉडी, बॉडी के अंदर यानी अंदर में क्या है यहाँ पे P है, ठीक है, परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब हमको बोल रहा है कि ये जो यौगिक है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इनकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखो जो हमारा Q है, Q का जो अणुओं की जो संख्या है वह कितनी है, तो उसके लिए हमको पता है कि कोने पे है स्थित, तो कोने पे कितने देखिए हमारे आपके अणु हैं 8, तो 8 कर लेंगे। और हमको पता है कि जो भी कोने पर रहेगा उसका 1/8वां हिस्सा ही उसमें सम्मिलित है, तो हम क्या करेंगे 1/8 कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी जो कोने पे हमारा Q है उसमें जो अणुओं की संख्या कितनी है 1 है। अब यहाँ पे जो P है तो P का निकालेंगे, तो भैया देखो P हमको पता है कि P कहाँ है, अंदर है, बॉडी के अंदर है, ठीक है, यानी हमारा जो यूनिट सेल है उसके अंदर है, और वो कितने से सम्मिलित है, यानी कितने से टच में, 1 से, ठीक है, यानी 1 यूनिट सेल से, तो इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बनेगा फॉर्म क्या बनेगा PQ या फिर QP, ये इसका सूत्र हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कोई कुछ नहीं दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लियर है। चलो अच्छा, मैं इसी में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको। अगर सपोज करो कि जो P है वह इसके फलक पे होता, तो फलक पे होता तो फलक के लिए हमको पता है कितने कंडीशन होते हैं, 6 फलक है ना, और एक फलक पे कितना जुड़ता है 1/2, तो कट करते तो कितना आता 3, तो यहाँ पे क्या होता है QP3 लिख देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं QP3। ये किस कंडीशन के है, जब ये आपका फलक पे होगा क्या P जब फलक पे होता तब, लेकिन ये अंदर है तो इसलिए एक ही बार है, बाकी ये इसको मिला, इसको भी सॉल्व करने पे कितना है 1 आया, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐसे या फिर ऐसे आप लिख सकते हो। ये इसका पूछा हुआ ना कि इस यौगिक का सूत्र क्या है, तो देखिए इस यौगिक का सूत्र क्या होगा PQ या फिर QP, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज़ और जोड़ दिया है, बोल रहा है कि P तथा Q का उप सहसंयोजन संख्या कितना है, यानी ये जो हमारा P है और जो Q है वो देखो उप सहसंयोजक का मतलब आपको पता है कि बॉन्डिंग बनाना यानी टच में, तो ये तो कुछ छोटा सा लग रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ यहाँ छोटा, लेकिन दरअसल ये बहुत बड़ा रहता है, और जितने भी एटम रहते हैं उन सबसे स्पर्श किया रहता है, टच में रहता है। तो ये देखो आपका वो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों से संपर्क में रहेगा, और इसका जो उप सहसंयोजक संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा आपका 8 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।